हेलो दोस्तों। आज के क्लास में प्रस्तावना को विस्तार से समझने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक किताब होती है जिसकी शुरुआत में कुछ शब्द लिखे होते हैं जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। लेकिन भारत का संविधान वो कोई साधारण किताब नहीं है जिसकी शुरुआत भी अलग है, इसकी आत्मा भी अलग है। उद्देशिका को अगर कोई सिर्फ प्रस्तावना समझ ले तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि यह केवल शुरुआत नहीं बल्कि पूरे संविधान की सोच, दिशा और आत्मा है। किसी भी संविधान की उद्देशिका में तीन ऐसी बातें छिपी होती हैं जो उसे जीवंत बनाती हैं। पहली, उस राष्ट्र का मूल दर्शन। दूसरी, उस दर्शन के अनुसार तय किया गया लक्ष्य। और तीसरी, उन लक्ष्यों को पाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। इनमें से दर्शन छिपा हुआ होता है, लेकिन लक्ष्य और मार्ग स्पष्ट लिखे जाते हैं। अब हम लोग उद्देशिका की कहानी में प्रवेश करेंगे। पूरे उद्देशिका को एकदम कहानी के फॉर्मेट में समझेंगे। बस ध्यान से सुनना है, पूरी उद्देशिका एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने भी जब अपना संविधान बनाया तो उसकी उद्देशिका में ये तीनों तत्व पूरी मजबूती से रखे गए। भारत का मूल दर्शन था कल्याण, और इस दर्शन के आधार पर लक्ष्य रखा गया लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन लक्ष्य केवल सोचने से नहीं मिलता, उसके लिए रास्ता चाहिए, दिशा चाहिए। इसलिए उद्देशिका में 4 दीप जलाए गए: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि वे रास्ते थे जिन पर चलकर भारत अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता था। लेकिन ये विचार आए कहाँ से? यह कहानी भी दिलचस्प है। 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव आया जिसने इस सोच की नींव रखी। फिर दूर कहीं 1776 में हुई अमेरिकी क्रांति ने उदारवाद सिखाया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के बीज बोए। 1917 की रूसी क्रांति ने समाजवाद की राह दिखाई, और 1937 के आयरलैंड के संविधान ने यह विचार दिया कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को उद्देशिका में शामिल किया जाए। इन सब अनुभवों को समेटकर भारत ने अपनी उद्देशिका गढ़ी, और फिर एक नया भारत बना, लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं चलता। इन उद्देश्यों को जमीन पर उतारने के लिए 2 मजबूत स्तंभ बनाए गए: मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यही वो साधन बने जिसने उद्देशिका के सपनों को हकीकत में बदला जाना था। अब सवाल उठता है, उद्देशिका आखिर है क्या? यह केवल शब्दों का नहीं, बल्कि यह लोकतांत्रिक आदर्शों का संग्रह है। यह बताती है कि राज्य कैसा होगा और संविधान की आत्मा क्या है। जब भी संविधान में कोई बात स्पष्ट नहीं होती तो न्यायालय उसी उद्देशिका की ओर देखता है, मानो वह अंधेरे में एक दीपक हो। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसे इतना महत्व नहीं दिया गया। वो साल था 1960, और वो केस था बेरोबरी संघ। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, और फिर आया साल 1973। केस केशवानंद भारती वर्सेस केरल। 1973 में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजों की। सबके मन में एक ही सवाल, क्या संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह संविधान की आत्मा भी बदल दे? बहस चली दिनों तक नहीं, बल्कि 68 दिनों तक सुनवाई हुई। फिर आया फैसले का दिन। 13 जजों में मतभेद हो गया। कोई कह रहा था हाँ, संसद सब बदल सकती है। कोई कह रहा था नहीं, कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती। आखिरकार फैसला आया। 7 जज एक तरफ, 6 जज दूसरी तरफ। 7 जजों ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। 6 जजों ने कहा, संसद को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, वे सब बदल सकते हैं। और यहीं से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना सिद्धांत। यानी संविधान एक घर है, आप उसका पेंट बदल सकते हैं, दीवारें बदल सकते हैं, लेकिन उसकी नींव नहीं तोड़ सकते। और इस बार न्यायालय ने स्पष्ट कहा, उद्देशिका संविधान का अभिन्न
भाग है। बस यहीं से इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अब जब भी संविधान के किसी प्रावधान में अस्पष्टता होती है तो न्यायालय उद्देशिका का सहारा लेता है। अब सुनो उस प्रतिज्ञा की कहानी जो उद्देशिका की शुरुआत करती है। हम भारत के लोग, ये सब साधारण नहीं है। ये बताते हैं कि इस संविधान की शक्ति किसी राजा या सरकार से नहीं है, बल्कि भारत की जनता से आती है। 1954 के एक मामले में न्यायालय ने भी कहा, संविधान की असली शक्ति जनता में निहित है। यही है लोकतांत्रिक संप्रभुता। और फिर आता है एक और गहरा विचार, संप्रभुता। इसकी जड़ें 1648 की एक ऐतिहासिक संधि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तक जाती हैं। इसी कारण इसे वेस्टफेलिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहीं से दुनिया ने सीखा कि हर राष्ट्र स्वतंत्र है और कोई भी बाहरी शक्ति उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संप्रभुता का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां राष्ट्र अपने विचार खुद बनाता है, अपने फैसले खुद लेता है और विदेशी मामलों में किसी की दखल स्वीकार नहीं करता। संप्रभुता के भी कई रूप होते हैं। जब कोई देश अपनी विदेश नीति खुद तय करता है तो वह बाह्य संप्रभुता है, और जब देश के अंदर सर्वोच्च शक्ति होती है तो वह आंतरिक संप्रभुता है। जब संविधान में इसका उल्लेख होता है तो वह विधिक संप्रभुता है, और जब शक्ति जनता में होती है तो वह राजनीतिक या लोकप्रिय संप्रभुता है। भारत में ये चारों रूप एक साथ जीवित हैं, और उद्देशिका में संप्रभुता शब्द इन्हीं सब का प्रतीक है। इसी संप्रभुता से एक और विचार जन्म लेता है, राष्ट्र ही अभिभावक है, मतलब राज्य अपने नागरिकों का संरक्षक है। और यहीं से पुलिस शक्ति और विशेषाधिकार जैसे सिद्धांत विकसित हुए। अमेरिका में 1791 के 10वें संशोधन के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि राज्य विशेष परिस्थितियों में असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन भारत की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कहा कि भले ही पुलिस शक्ति का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 38, 39 और 39 का से समझा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट किया गया कि भारत में पुलिस शक्ति और विशेषाधिकारों का सिद्धांत उसी रूप में लागू नहीं होता। इसका सीधा अर्थ था, भारत की संप्रभु जनता ही असली अभिभावक है, और राज्य किसी भी स्थिति में मनमाने ढंग से अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया बदल रही थी। वैश्वीकरण का दौर आया, जहां राष्ट्र एक दूसरे से जुड़ने लगे, एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। फिर भी सवाल वही था, क्या इस नई दुनिया में संप्रभुता खत्म हो जाएगी? जवाब था नहीं। वैश्वीकरण का आधार बना लाइफ का सिद्धांत। यल का मतलब लिबर्टी, आई का मतलब इन्फ्लुएंजन, एफ का मतलब फेयरनेस, ई का मतलब इक्वालिटी। अगर इसका हिंदी देखें तो स्वतंत्रता, समावेशन, निष्पक्षता, समता। इसका उद्देश्य था सभी राष्ट्रों की समृद्धता और अखंडता का सम्मान, सभी को विकास में शामिल करना, निष्पक्ष व्यवहार करना और ज़रूरत के अनुसार संसाधनों में सहयोग देना। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी साफ कहा गया, अनुच्छेद 2.4 के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला नहीं होगा। और अनुच्छेद 2.7 के अनुसार कोई भी देश दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी निर्भर दुनिया में भी संप्रभुता सुरक्षित रहनी चाहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है समाजवाद की ओर। भारत आर्थिक रूप से एक ऐसा राष्ट्र बना जहां उदारवाद और समाजवाद का संतुलन रखा गया, जिसे कहा गया लोकतांत्रिक समाजवाद। पहले संविधान में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया था, जो उदारवादी सोच का प्रतीक था। वही अनुच्छेद 39B और 39C में समाजवादी विचार रखे गए कि संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा और संपत्ति का संकेंद्रण रोका जाएगा। इन्हीं विचारों के आधार पर 42वें
संशोधन में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और फिर 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया। भारत का समाजवाद कोई कठोर रूप नहीं है, बल्कि एक संतुलित त्रिआयामी संकल्पना है। सामूहिक स्वामित्व, जनता की सहमति और संविधान द्वारा नियंत्रित। इसका अंतिम लक्ष्य है वितरण न्याय। सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा बनाम भारत संघ 1983 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक मामला है, जिसने पेंशन को मात्र एक दान नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के रूप में पुनर्परिभाषित किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संशोधित पेंशन लाभों से वंचित करने के लिए पेंशन भोगियों को मनमाने ढंग से निर्धारित समय सीमा के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करना अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन है कि समाजवाद का उद्देश्य आय की असमानता कम करना और जीवन स्तर उठाना है। और एक दूसरा केस आया 1997 में, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक मामला जिसमें आदिवासी अधिकारों को बरकरार रखा गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि को खनन के लिए गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह 5वीं अनुसूची और एजेंसी ट्रैक्ट और भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1917 का उल्लंघन है। इस फैसले में सतत विकास और आदिवासी भूमि की सुरक्षा पर जोर दिया गया कि भारत समानता और न्याय पर आधारित समाजवादी व्यवस्था चाहता है। इसी क्रम में रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 और गृह कल्याण केंद्र वर्कर्स यूनियन बनाम भारत संघ 1995 दोनों ही भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले हैं, जो समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। रणधीर सिंह मामले में इस सिद्धांत को एक संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 16 के रूप में स्थापित किया, जबकि गृह कल्याण केंद्र मामले ने इसे नियमित और अस्थायी कर्मचारियों के बीच भेदभाव को खत्म करने के लिए लागू किया। समान कार्य के लिए समान वेतन को भी मान्यता दी गई। फिर आया 1991 नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण। लोगों को लगा क्या अब समाजवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत ने साफ किया समाजवाद संविधान की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। संपत्ति पर कानून का नियंत्रण रहेगा, प्रगतिशील कर प्रणाली लागू रहेगी और राज्य नियंत्रण बनाए रखेगा। दूसरा, पंथ निरपेक्षता। 42वें संशोधन में यह शब्द जोड़ा गया, लेकिन इसकी भावना पहले से ही अनुच्छेद 25 से 28 में मौजूद थी। भारत की पंथ निरपेक्षता का आधार है धार्मिक सहिष्णुता, जिसे विद्वान बैरी कास्मिन ने नरम पंथ निरपेक्षता कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना। यह केवल धर्म से दूरी नहीं, बल्कि समाज को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया है। अगला, लोकतंत्र। यह केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक विचार, एक आदर्श है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहनलाल त्रिपाठी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रायबरेली में कहा, लोकतंत्र वह है जहां जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। लोकतंत्रीकरण एक यात्रा है जो पहले तानाशाही का पतन किया, फिर लोकतांत्रिक नियमों की स्थापना किया और अंत में उसे मजबूत बनाया। भारत में भी यह प्रक्रिया आज तक जारी है। गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि चुना हुआ होता है। यह कई रूपों में दिखता है, विचारधारा के आधार पर, राजनीतिक ढांचे के आधार पर और शासन व्यवस्था के आधार पर, और अंत में उद्देशिका के वो 4 दीप जो पूरे संविधान को रोशन करते हैं। एक, न्याय। तो न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, बिना भेदभाव के व्यवहार। बंधुता, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को जोड़ती है। यही वो मूल्य हैं जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार बनाते हैं। और इसी के साथ उद्देशिका की कहानी अब पूरी होती है।